अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रिजल्ट की ब्रेक के बाद आज हमारी पहली मुलाकात, तो पहले थोड़ी सी बात रिजल्ट की कर ली जाए। क्या खबरें रही रिजल्ट की जी? कॉस्ट का काफी कम रहा, किसके मुताबिक? आई कैप के मुताबिक बिल्कुल कम रहा जी। आई कैप के मुताबिक तो कॉस्ट का रिजल्ट 55% जो लास्ट अटेम्प्ट में था, इस अटेम्प्ट में वो आ गया 23% पे, जो कि बहुत मैं कहूँगा शायद पूरे कैप का सबसे खराब रिजल्ट है। आई वॉज नॉट होपिंग कि इतना नीचे गिरेगा रिजल्ट, बट दिस इज हाउ इट इज। ये ऐसा ही है कहानी इसकी। लेकिन अब मुझे बताइए, बाकी चलें कॉस्ट को तो डिस्कस करते हैं, वो तो हमने आज कॉस्ट की क्लास है, इसमें तो कॉस्ट का रिजल्ट जरूर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में इन जनरल क्या परफॉर्मेंस रही? R1 का 27 भाई। जनरल में देखो, आई कैप का रिजल्ट को ना देखना इसलिए थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि आई कैप के रिजल्ट में बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। जैसे इवन मैं कॉस्ट के रेफरेंस से बात करूं, आई कैप ने कहीं जून जुलाई में की पॉलिसी दी थी ना कि भाई जिसने कॉस्ट नहीं किया पास तो एमएफए नहीं दे सकेगा। तो वहां पे बहुत से बच्चे पूछने आ गए जी, अब हम कॉस्ट पढ़ लें जुलाई में आके, जी कॉस्ट पढ़ लें सितंबर में देने के लिए, ताकि हम एमएफए अगली साल दे सकें। तो मैंने कहा भाई जो पढ़ रहे ना उस पर तवज्जो करो, इतनी सी देर में कॉस्ट नहीं तैयार होती। लेकिन आई रिमेंबर किसी एक टीचर ने बड़े जोश जज्बे से बच्चों का था, फटाफट जो कर सकता कॉस्ट कर ले, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, पढ़ो और करो। अब वो सारे बच्चे जो एक महीने में डेढ़ महीने में कॉस्ट पढ़ के आए होंगे, तो उनमें से तो बेचारों ने कितने ना पास किया होगा, लेकिन रिजल्ट की एवरेज को नीचे ले जाते हैं। तो इसलिए आई कैप का रिजल्ट एट टाइम ठीक है, इंडिकेटिव जरूर होता है कि इन जनरल परफॉर्मेंस का, लेकिन वो इतना एक्यूरेट हम कहें रिफ्लेक्शन नहीं होती है प्रिपेयर्ड स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। तो मैं ऐसे जनरली जानना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं देख के बताओ मुझे, कोई स्टूडेंट से पूछ के या जिनसे दोस्तों की परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि क्या रिजल्ट रहा, किस सब्जेक्ट में चैलेंजेस ज्यादा रहे? R1 में चैलेंजेस ज्यादा रहे, R1 में बच्चों के जनरल चैलेंज रहा पास करने में। अच्छा, इसमें मैडम पास फेल सीए में आता रहता है अनफॉर्चुनेटली। ये क्योंकि हम एक स्ट्रीम से शिफ्ट होते हैं, जब रेगुलर अपनी एजुकेशन स्ट्रीम से जब इधर आते हैं, तो बड़ा शिफ्ट काफी मेजर आता है कि हम टोटल एक रटा बेस्ड अप्रोच से, सिस्टम से निकल के कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच पे आते हैं, और बच्चे आसानी से इसको कोप अप नहीं कर पाते, इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए फेलियर की रीजन बन जाती है यहाँ पे एक ये एडजस्टमेंट इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बच्चे को पुराने सिस्टम में आदत होती है कि भाई मेहनत ज्यादा करेंगे तो 90% नंबर आ जाएंगे, मेहनत कम करेंगे तो 70 आ जाएंगे, पास फेल का डर ही नहीं होता उनको। यहाँ पे कहानी और होती है, यहाँ पे आप 90-95% की तैयारी करते हो तो फिर पास का आपको कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको जी 70% आ जाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ी कम मेहनत कर लेते हैं। तो जिस बच्चे ने ये सोचा ना थोड़ी कम मेहनत कर लेते हैं कोई बात नहीं, तो हो गया। हर बच्चे को यहाँ पे अपनी ऑप्टिमल बेस्ट एफर्ट्स देनी है, तो ही वो पास के बारे में सिक्योर हो पाता है। तो ये एक जनरल इशू आता है जिसकी वजह से हमें आई कैप के रिजल्ट्स में अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं वो फेलियर्स दिखाते नजर आते हैं। कमिंग टू द कैप 3 रिजल्ट, मैं कल से लेके अब तक कोई मेरा ख्याल है मैं पीछे एमएफए क्लास में भी गया, बच्चों से इन जनरल भी कल विजिट पे आया, तो मुझे लगता है कि मैं 20-25 बच्चों से जरूर मिल चुका हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे जिन्होंने ग्रुप में मैसेजेस किया। तो मेरी जो अपने स्टूडेंट से फीडबैक है कैप 3 के रिजल्ट के बारे में, दैट इज नॉट दैट बैड जो 23% नजर आ रहा है, बल्कि मुझे तो मैं कहूंगा कि मुझे 20-25 बच्चों से जिनसे मैं कल मिला हूं, चले आज तो कैप 6 के बच्चे के वहां पर तो ज्यादा बैठा ही कैप 3 पास होने तक था। मैं कल तक की बात करूं तो कल तक मैं जिन बच्चों से फिजिकली मिला था कॉलेज प्रेमिसेस में, अगर 10 बच्चे तो 10 में से शायद 1 या 2 थे जो कॉस्ट में फेल हुए थे। आज भी अगर मैं मिला हूं तकरीबन, इवन बच्चा मुझे भी पिछली क्लास के बाद बार मिला, उसने 4 पेपर दिए हुए थे कैप 1, 2, 3, 4, वाइट पर्चा जो उसका पास था वो कैप 3 था, 1, 2, 4 तो तीनों में फेल था और सिर्फ कैप 3 उसका पास था। सो कैप 3 का रिजल्ट जरूर बुरा है आई कैप का अगर आप देखेंगे, लेकिन पेपर भी चैलेंजिंग था, लेंथी था। लेकिन अगर मैं कहूँ हमारे कॉलेज में उसके रिजल्ट की फीडबैक, अभी एग्जैक्ट नंबर इंशाल्लाह समराइज हो जाएंगे, हो सकता है जल्दी आपसे वो शेयर भी मैं करूंगा इंशाल्लाह कि क्या परफॉर्मेंस रही, लेकिन मुझे कोई इतनी परफॉर्मेंस बुरी नजर नहीं आई।
और उसकी मैं अगर वजह समझता हूं तो शायद जो बच्चे गाइडेंस के मुताबिक पढ़ते रहे, जो बच्चे गाइडेंस के मुताबिक रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहे, उनको, और फिर एग्जाम टेक्निक्स की बात मैं आपसे बार बार करता रहता हूँ, सब प्रैक्टिस का तरीका आपको बताता रहता हूँ, उन बच्चों को कोई दिक्कत पास होने में हुई नहीं। मैंने आपको शायद समझाया हुआ है कि पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आपको प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ाया जाए, धड़ाधड़ सवाल पे सवाल करवाए जाए और आपको सवाल के पीछे लगा दिया जाए, भाई सवाल पे सवाल करी जाओ। When you do too much practice, you become only able to attempt similar questions. Excessive practice से आप सिमिलर क्वेश्चंस करने के एक्सपर्ट बनते हो कि भाई उन जैसे सवाल किए, उन जैसा कोई सवाल आएगा ना तो आप कर पाओगे। सवाल थोड़ा सा पैटर्न से हटेगा, आपसे में चीजें मैनेज ही होंगी। आपको अनसीन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सवालों से ज्यादा पहले सवाल करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप चाहिए। किताब और नोट्स में जो असूल लिखे हुए उन पे अंडरस्टैंडिंग, उनको मेमोराइज करने की जरूरत है। देन बेस्ड ऑन दोस प्रिंसिपल एक नया सवाल को कैसे हल करना है, यह है वो स्किल जो आपके पास होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिसपे आपकी तवज्जो नहीं रहती जब टू मच प्रैक्टिस आप करते हो। तो जो मैंने बच्चों से जिनसे बात मेरी हुई, पेपर पैटर्न से हटा भी थोड़ा सा, पेपर पैटर्न से हटने के अलावा लेंथी भी होगा, लेकिन अगर आपकी अब लर्निंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आपकी प्रैक्टिस उस अंदाज में अनसीन क्वेश्चन की, जैसे मैं आपको गाइड करता सोल्यूशन की हेल्प के बगैर आपने की भी है, तो आप पेपर को मैनेज कर पाते हो। मतलब मुझे बेतहाशा कमेंट्स बच्चों के आए जिसमें उन्होंने जो सबसे एक अहम बात जो एम्फसाइज की, जिसको मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं, एक बच्चे का मैसेज मैं चाहता हूं मैं स्पेशली आप लोगों के लिए पढ़ूं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि जो मैं बातें अगर कह रहा हूं टेक्निक्स की, वो कितनी अहम होती हैं। क्योंकि ये तो इस चीज का मैं कायल हूं, जो बच्चे ने अगर पास होना है तो टीचर की गाइडेंस के मुताबिक चले। आपको टीचर की बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि भाई ये इससे मेरा कैसे फायदा होगा, या तो टीचर से बात कर लो या आंखें बंद करके अमल कर लो। लेकिन सिर्फ ये सोच के टीचर कह रहा फायदा होगा, मुझे नहीं लगता फायदा होगा, मैंने नहीं मानी बात, ये गलत बात है। अगर इस तरह करोगे तो अपने नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं करोगे। मैं एक फीडबैक मैसेज में ढूंढना चाहता, मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि वो बच्चे ने, रिजल्ट आपका कब आया था? कल नहीं, परसों था, 30 अक्टूबर था। 30 अक्टूबर, लेट मी सी, वो मैसेज यहाँ पे रहा कि कहीं गुम गया। अच्छा, मैसेज मैंने ख्याल तो था मैंने टैग किया, लेकिन मैं शायद वो उसको मिस कर गया। दो बातें मैं आपसे यहाँ से करना चाहूँगा। उस बच्चे ने थर्ड अटैम्प्ट थी जिसमें उसने पास किया है कैप। पिछली टर्म में 55% आई कैप का रिजल्ट था, उससे पास नहीं हुआ। इस टर्म में आई कैप का रिजल्ट 23% है, ही क्वालिफाइड। टफ पेपर था इन सेंस में कहें कि हम लेंथी था। अब ये उस बच्चे के अल्फाज से कि मैंने जो वाहिद चीज, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बात कही हुई है जिससे लोग नॉर्मली यूज्ड टू नहीं होते, जो आप लोगों को बात नहीं लगती है कि भाई ये क्या बात हुई। मैंने आपको कहा हुआ है कि भाई पेपर परफेक्ट, सवाल परफेक्ट करने से ज्यादा जरूरी है सवाल कंप्लीट करना। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर परफेक्ट करने से जरूरी है पेपर कंप्लीट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को जनरली हैबिट होती है परफेक्ट सवाल करने की, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक, वर्ड बाय वर्ड, फिगर बाय फिगर ठीक हो, और उसके लिए घर में प्रैक्टिस करते हुए यू टेक सपोर्ट फ्रॉम द आंसर सोल्यूशन, इसी शौक में कि मैं भी मेरा जो सोल्यूशन मेरे रजिस्टर पे लिखा हो बिल्कुल एग्जामिनर के आंसर से मैचिंग हो। इस ख्वाब के पीछे आप सोल्यूशन देखते रहते हो, और एग्जाम में भी यही ख्वाब हासिल करने के पीछे जब भागते हैं बच्चे तो 2-3 पेपर क्वेश्चन ही छूट जाते हैं पेपर में। ये परफेक्ट करना है तो परफेक्टली आपको ज्यादा टाइम चाहिए ना, फंसते हो, बार बार पढ़ते हो, फंस जाते हो, फिर पढ़ते हो, काटते हो, फिर करते हो, तो 2-3 सवाल छूट जाते हैं अक्सर परफेक्ट करने के चक्कर में।
और मैंने आपको कहा कि भाई परफेक्ट ना करो, पेपर पूरा करने की तरफ जाओ। पढ़ना पूरी तरह है, 2-3 दफा पढ़ना है, पढ़ो, 4 दफा पढ़ना पड़े पढ़ो, फिर जो चीज समझ आए करो, जो नहीं समझ आती उसमें मट्टी डाल के आगे चलो। इस अप्रोच से चलो, परफेक्ट नहीं, कंप्लीट करो। कोई बात नहीं, एक वैल्यू बीच में गलत होगी, कोई बात नहीं, फाइनल वैल्यू आपके आंसर से टैली नहीं करी, डज नॉट मैटर, स्टेप वाइज मार्किंग है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू कि स्टेप वाइज मार्किंग क्या है। एक गलती हो जाए तो उससे सवाल गलत नहीं होता। एक गलती इसका मतलब 1 या 2 नंबर कटे हैं सवाल में से, 2 गलती का मतलब 1 या 2 नंबर और कट गए सवाल से, टोटल 3 नंबर कट गए शायद। दिस इज हाउ योर मार्किंग स्कीम वर्क्स। अब उस बच्चे का कहना था कि मैं सब कुछ बातें मानी हुई थी, आपकी ये एक बात नहीं मैंने मानी हुई थी, अजम्पशन लेके पेपर कंप्लीट करने वाली बात। 2 दफा फेल होने के बाद मुझे लगा कि यही एक चीज मैं छोड़ रहा हूं तो ये भी मैं कर लेता हूं। और इस पेपर में उसने उसके अल्फाज सर मैंने सिर्फ एक चेंज किया था, मैंने पेपर पूरा करने की तरफ तवज्जो दी थी। गलत होता है सही होता है इसमें मुझे गलत नहीं, 2-3 दफा पेपर सवाल पढ़ा, जो समझ आया कर दिया, जो नहीं समझ आया अजम्पशन नहीं चलता गया। पेपर भी पूरा हो गया मेरा, लेंथी था पेपर लेकिन पूरा कर दिया। पूरा सही नहीं किया लेकिन 100 नंबर का पर्चा, हर सवाल अटेम्प्ट हो गया। बीच में से कहीं हर सवाल किसी में 1 अजम्पशन, किसी में 2 अजम्पशन, किसी में 3 अजम्पशन, अजम्पशन ली गई, फिगर डाली गए, पेपर पूरी करेंगे, पेपर पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गए। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू पास एनी न्यूमेरिकल पेपर इन सी, अगर आपने करना है तो। और ये कैप्सी की अगेन मैं बात करूं तो इसमें भी यही इशू है, आप लोग रीडिंग से भागते हो, क्वेश्चन किताब की रीडिंग नहीं करते, असूलों को नहीं सीखते किताब से पढ़ के। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन की रीडिंग से भागते हो, क्वेश्चन को 3-4 दफा नहीं पढ़ते, उससे भागते हो। क्वेश्चन को जब पढ़ते नहीं हो समझ नहीं आता, कहानी जब समझ नहीं आई तो मसला नहीं समझ आया, मसले का हल क्या निकालना आपने। तीसरी रीजन, आप क्वेश्चन को ऑन योर ओन कंप्लीट करने की प्रैक्टिस नहीं करते, आप सोल्यूशन की मदद से क्वेश्चन करना चाहते हो। एग्जाम में ये नहीं होता, एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मिलना। तो जब तक आप अपनी लर्निंग को, प्रैक्टिस को और एग्जाम के लिए तैयारी को मैनेज नहीं करते, आप पास नहीं होगे। ये चीज बेटा ध्यान रखो। और अगर आप प्रॉपर एक गाइडलाइन के मुताबिक चलते चलोगे तो कैफ 3 का कोई भी पेपर पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इशू क्या होता है कि हम टीचर्स गाइडलाइन को फुली फॉलो नहीं करते। हमें जो चीज टीचर की समझ आती है, अच्छी लगती है, मान लेते हैं। जो चीज हमें समझ नहीं आ रही है, मेरे दोस्त ने किसी ने कह दिया या हॉस्टल मेट ने कह दिया ठीक नहीं है चीज, इसकी वजह ये कर लो, हम उसकी बात मान लेते हैं, एक सीनियर टीचर की बात को छोड़ जाते हैं। तो ये चीजें बेटा आपको ओवरकम करनी है। अगर आप अच्छी आदत के साथ टीचर की बातों को मानते हुए चलेंगे तो मुश्किल से मुश्किल पेपर भी पास हो जाता है। कोई पेपर एग्जाम का ऐसा नहीं होता जो पासेबल ना हो। जब एक बच्चा भी पेपर पास कर रहा है ना, तो मतलब आप भी वो हो सकते थे, आप भी उसका खड़े हो सकते थे। अभी तो हजारों पास कर रहे हैं ना। हम अगर कैप 3 की बात करें तो बेशक कैप 3 का रिजल्ट ड्रॉप हुआ है, लेकिन इस ड्रॉप होने के बावजूद कितने हजार बच्चे पास हुए हैं। कैप 3 में पाकिस्तान में 1442 बच्चे पास हुए। MFA में पाकिस्तान में 1822 बच्चा पास हुआ इस दफा। ठीक है, पिछली दफा कैफ 3 में अपेयर भी खैर ज्यादा हुए थे, तकरीबन 4500 बच्चा पास हुआ था। इस दफा 4,500 की बजाय 1400 बच्चा पास हुआ। लेकिन पिछली दफा अपेयर भी खैर 9000 के करीब थे, नहीं 8000 थे, 8000 में से 4,500 पास हुआ था। इस दफा तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6000 में से 1400 के करीब पास हुआ है, 1400 प्लस पास हुआ है। तो ये जरूर है, लेकिन अगर 1400 पास हुआ है तो आप भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं कहता हूँ एक बच्चा भी पास हुआ है तो वो बच्चा आप भी हो सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना पेपर टफ है तो मैं इसलिए फेल हुआ। पेपर टफ होने की वजह से कोई फेल नहीं होता। आप यू फेल टू परफॉर्म इन दैट पेपर, दैट्स व्हाई यू फेल्ड। जो बच्चे उसमें परफॉर्म करके पास हुए, 1442 भी तो पास हुए हैं ना, जितना मर्जी टफ पेपर था भाई पास हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि पिछली दफा की निस्बत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। जितने बच्चे जिससे मिला हूँ, जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया, उससे तो मुझे लग रहा है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। और मैं शेयर विद यू जब नंबर मिलेंगे। लेकिन ये 23% वाली चीज मिसलीडिंग है। और अगर आप तरीके के मुताबिक चलोगे, गाइडेंस के मुताबिक चलोगे तो you won't have any problem in this subject। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल, कोई रिजल्ट से रिलेटेड, कोई फीडबैक इस पेपर्स का जो नतीजा है उससे रिलेटेड? एक एडवाइस मैं और कर दूं बेटा, फेलियर हो जाता है, लेकिन अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द फेलियर, देयर इज नो पॉइंट स्टार्टिंग योर स्टडीज अगेन। यू मस्ट नो आप फेल क्यों हुए। अक्सर बच्चे विदाउट नोइंग द कॉज दोबारा स्टडी शुरू कर देते हैं और वही एपिसोड रिपीट कर देते हैं जो पिछली बार की थी, नतीजा भी वही रिपीट हो जाता है पिछली बार था।
कभी 2 नंबर ऊपर तो कभी 4 नंबर नीचे। अनलेस यू स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कि भाई 1 2 3 4 5 ये 5 एरियाज हैं जहां पे आई नीड टू इम्प्रूव। वो 5 एरियाज लर्निंग पे हो सकते हैं, वो रिवीजन में कमी हो सकती है, वो प्रैक्टिस में कमी हो सकती है, वो सिलेक्टिव स्टडीज का इशू हो सकता है, वो एग्जाम परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। वो मतलब मुझे आज की तारीख में 2 बच्चे ने, एक कल मिला था एक आज मिला, 2 बच्चे ऐसे मिल चुके हैं who have admitted कि they have failed because they did not take good breakfast. They have admitted this thing कि हम फेल हुए हैं क्योंकि हम नाश्ता करना भूल गए थे। एक बच्चा मुझे कल मिला, वो फेल हुआ इसलिए कि वो एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है जी। और ऐसे बच्चे मुझे हर टाइम में कई मिलते हैं जो फेल होते हैं, मानते हैं इसलिए कि हम रात को सोए बगैर या कम सो के गए। अब आपने 4 महीने की मेहनत पे अपनी बेवकूफी से पानी मारना है, ठीक है, वो खोता कुएं में डालना है आपने सारा, तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप अब एक प्लेयर है मैच का, इंटरनेशनल मैच क्रिकेट खेलनी है जी, वो सारा साल तैयारी करता रहे मैच की, और जब मैच का दिन आए वो रात को क्लब चला जाए, रात को सोए ना, खाए पिए ना, और सुबह मैच के लिए ग्राउंड में पहुंच जाए, तो उसने क्या खेलना है? ठीक है ना, उससे क्या खेलना, क्या परफॉर्म करनी है? जितनी मर्जी तैयारी की हो आपने, बट इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द मैच डे, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द मैच डे, यू वोंट परफॉर्म। तो आपको पूरी रूटीन मैनेज करनी पड़ती है टिल यू कम आउट ऑफ द एग्जाम, फिर आपका मिशन खत्म होता है। क्लासों में बैठ जाने से आपका मिशन खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाने से मिशन खत्म नहीं हो जाता कि जी हम बस पहुंच गए दरवाजे पे तो बस खत्म हो गया काम। जब तक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ गए, आपकी एफर्ट्स वाला काम खत्म नहीं है। उसके फिर दुआओं पे बात चली जाती है, लेकिन एफर्ट जो पर्सनल एफर्ट है वो खत्म नहीं होती। हम लोग सिलेक्टेड एरिया में एफर्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्लासेस में रेगुलर रहने को समझते हैं यही सब कुछ है, कुछ बच्चे टेस्ट में बैठने को समझ लेते हैं यही सब कुछ है, कुछ बच्चे आखिरी महीने को पढ़ लेने को समझते हैं यही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ता है मुझे किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस अनलेस यू हैव अ लिस्ट ऑफ योर वीकनेसेस कि मैं ये रीजन है मेरे पास फेलियर की, इन एरिया से मैंने काम करके पास होना है। यू कैन नॉट पास इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे भी मुझे कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था जी पिछले बार मैं एक में 42-45 नंबर लेके फेल हुआ, 2 पेपर थे उसके, इस बार वही पेपर रिपीट किए, एक में 35 आ गए, एक में 38 आ गए। तो जब मैं आपसे बात करता, अगर सोचे समझे बगैर एफर्ट रिपीट करोगे तो रिजल्ट रिपीट हो जाता है, 19-20 कम या 19-20 ज्यादा। अनलेस यू प्लान योर सक्सेस, सी एजुकेशन में यू हैव टू प्लान योर सक्सेस। आपको मेहनत के साथ गाइडेंस के मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है। हमें हार्डवर्क चाहिए, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट हार्डवर्क चाहिए। और वो है, आप स्मार्ट हार्डवर्क से मुराद है जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, जिस रास्ते पर को चलाया जा रहा है उसके ऊपर चलो। समझ आ रही है बात टीचर की या नहीं आ रही, आपको ये चीज कम से कम यकीन होना चाहिए कि टीचर अगर एक बात कर रहा है तो यकीनन इसमें आपका फायदा है। सिर्फ इस यकीन के साथ आप फॉलो करते चलो। कोई गाइडेंस चाहिए पूछ लो, डिस्कस करो, लेकिन चीजों को खात्मे की तरफ लेके चलो, चीजें खत्म हो ताकि इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम पढ़े थे लेबर का चैप्टर, और लेबर के चैप्टर हमारे 2 सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए, जिसके बाद वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी जरकन लिमिटेड स्प्रिंग 11 क्वेश्चन 3, 15 मार्क्स का एक हैवी ड्यूटी क्वेश्चन है जी। है उस जमाने तो सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं होते थे, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो सेक्शन बी का सवाल है। Zircon Limited ZL manufactures and supplies footballs for both domestic and international markets. Following information is available from the company's record. Information क्या मिल रही है जी हमें? Number of skilled worker 250, standard working hours per month 200, actual hours per unit of the product 1.5, standard labor rate per hour 42 रुपए, variable overhead rate per labor hour 75. The company manufactures 40,000 footballs per month. Overtime is paid to the worker at the rate of 75% over and above the standard wage rate. So normal rate
जनाब ये है लेबर रेट पर आवर, ये ओवरटाइम रेट आ गया, ये आपका वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ गया. In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plans. The production manager has suggested the following options to the management. दो options आई हैं जी. Option number 1, introduce a piece wage system at the rate of 72 per unit. It is expected to improve the current production efficiency from 65 to 78. Current efficiency हमारी 65 है. अगर हम पीस रेट लाएंगे तो एफिशिएंसी 65 से 78 पे चली जाएगी पीस रेट लाने से. ऑप्शन 2, इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर पर यूनिट. 48 पर आवर और 1.4 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से आप वेज प्लान दे दें, गारंटीड वेज प्लान दे दें. दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवरटाइम बाय 60%. ओवरटाइम इससे 60% कम हो जाएगा. ये है जी दूसरी ऑप्शन. रिक्वायर्ड क्या? evaluate the above option in contrast with the existing scheme and advise the management about the most economical option. एग्जिस्टिंग स्कीम से कंट्रास्ट करके हमें बताना है कि इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है, और इस केस में हमारा कंट्रास्ट करने का तरीका क्या रहेगा? That should be our approach. हम ये प्लान क्यों लाना चाह रहे हैं? टू रिड्यूस द कन्वर्जन कॉस्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इनमें से हमें देखना है कोई ऑप्शन क्या हमारे लिए बेहतर है. एक है करंट स्कीम, एक है ऑप्शन 1, एक है ऑप्शन 2, और हम ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को इसलिए देखना चाह रहे हैं कि क्या इनमें से किसी ऑप्शन की वजह से हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कम हो सकती है. तो हमें बेसिकली 3 कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है मंथली बेसिस पे. मंथली कन्वर्जन कॉस्ट अंडर करंट स्कीम, मंथली कन्वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 1, मंथली कन्वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 2, और फिर बताना है किस ऑप्शन के तहत हमारी कन्वर्जन कॉस्ट लीस्ट है. ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से किसी ऑप्शन को अडॉप्ट करने से हमारी कन्वर्जन कॉस्ट में कमी आ रही है, और अगर आ रही है तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, छोटी सी हमें लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी एक्टिविटी की थी लेबर टाइम एफिशिएंसी की रिवीजन से रिलेटेड. यहाँ पे भी कुछ वैसी बातें आने वाली हैं, तो मैं जरा पहले हम लास्ट लेक्चर में जो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी छोटी की थी ना, उनकी जरा मैं एक रिवीजन एक्टिविटी आपसे करता हूँ, फिर हम इस पे बात आते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन जिस तरह का देखा था, हमें उसमें बताया गया था ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम. मैं अब डाटा ले रहा हूँ रिवाइज रहा. स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम एक प्रोडक्ट का है से 5 आवर्स, और करंट एफिशिएंसी लेवल है 70%. improved production machinery या production process will reduce standard productive time to 4.5 hour and efficiency to 80%. Requirement: if labor hourly rate is rupees 100 per 100, determine labor cost per unit under current and revised scenarios. लीजिए जी, आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है दोनों सिनेरियो में. करंट लेबर कॉस्ट क्या मेरी पर यूनिट, और अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद लेबर कॉस्ट कहाँ जाएगी. तसल्ली से पढ़िए और सुकून से काम कीजिए.
और बताइए करंट लेबर कॉस्ट क्या है और रिवाइज लेबर कॉस्ट क्या है। ये मैंने बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, मैंने ये एक्टिविटी डेवलप की। प्रोडक्शन क्यों चाहिए, मैंने क्या मांगा आपसे? इसलिए कहा जाता सवाल को बार बार पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। जी बेटा, कहाँ क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट भाई, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन प्रोसेस will reduce standard productive time. अब तक तो कब का हो जाना चाहिए था सवाल। आप अब अंग्रेजी समझने में लगे हो। किया किसी बच्चे ने? सात सौ 14 करंट लेबर कॉस्ट आप कह रहे हैं जी 714 है और रिवाइज आप कह रहे हैं 563 है। करंट लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन आपकी आएगी 5 आवर्स प्रोडक्टिव टाइम है स्टैंडर्ड। अगर लेबर एफिशिएंसी 70% है तो एक्चुअल लेबर टाइम क्या लगेगा? ऐसा ही है, ये एक्चुअल लेबर टाइम है और रेट है लेबर का 100। और अगर आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम 4.5 पे आ जाए और एफिशिएंसी 80% पे चली जाए तो ये है लेबर का एक्चुअल टाइम जो लगेगा आपका और रेट है 100। ठीक है ये कैलकुलेशंस। तो ये है जनाब लेबर कॉस्ट डिटरमिन करना एफिशिएंसी की रिवीजन्स के साथ। ठीक है जी। 5 आवर्स अगर प्रोडक्टिव टाइम है 70% एफिशिएंसी के बाद तो एक्चुअल लेबर टाइम क्या होगा? क्रॉस अप करके निकलेगा ना। किसी बच्चे को कोई शक हो तो पूछ लेना। 5% 5 घंटे प्रोडक्टिव टाइम है 70% एफिशिएंसी पे, मतलब टोटल लेबर ने जो टाइम लगाया उसका 70% ये है। अगर ये 70 है प्रोडक्टिव टाइम तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? डिवाइड विद 70 into 100। इसको डिवाइड विद 0.7 करो, ऐसे शो करो, या 5/70 into 100 करो, एक ही बात है ना भाई। ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही बात है। तो ये हमारा आवर्स एडजस्ट हो गए इनटू रेट। इसी तरह यहाँ पे 4.5/80 into 100 करो या आप ऐसे कर दो, एक ही बात है। ठीक है, into 100 रेट है। तो दिस इज हाउ यू डिटरमिन द लेबर कॉस्ट। डिफरेंट एफिशिएंसीज के हिसाब से लेबर कॉस्ट डिटरमिन करना, जो क्वेश्चन 4 में हमने थोड़ी सी बात की थी, उसकी एक रिवीजन एक्टिविटी। अब हम दोबारा क्वेश्चन 5 पे आते हैं। हमें करंट सिनेरियो के मुताबिक, एग्जिस्टिंग सिस्टम के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारी कन्वर्जन कॉस्ट क्या रहेगी एक मंथ में। एक मंथ में हम कितने फुटबॉल बनाएंगे? 40,000। एक मंथ में हम 40,000 फुटबॉल बनाते हैं और करंटली लेबर टाइम पर यूनिट कितना लग रहा है? 1.5। हम देखते हैं हम करंट सिस्टम के तहत हमारी प्रोडक्शन कैसे चलने वाली है।
हम पहले करंट सिस्टम के तहत इस क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, यहां से मेरी यानी कन्वर्जन कॉस्ट। बल्कि हम इसको इस तरह करते हैं लेबर एंड कन्वर्जन, ये हम इसकी यहां पे लिखते हैं जी एग्जिस्टिंग सिस्टम, यहां पे लाते हैं ऑप्शन 1 और यहां पे ले आते हैं ऑप्शन 2, क्योंकि हमें तीनों ऑप्शन में यही चीज तो वर्कआउट करनी है, तो हम इसको इस तरह यहां पे प्लान कर देते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम कहता है लेबर कॉस्ट लेनी है वर्किंग 1। एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत लेबर कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत हमें कितने आवर्स चाहिए और उन आवर्स की कॉस्ट क्या होगी। जितने आवर्स चाहिए लेबर कॉस्ट निकल आए, उसी के हिसाब से ओवरहेड भी निकल आएगा। तो हम वर्किंग 1 में जब जाते हैं हम देखते हैं आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स। कितने आवर्स चाहिए 1.5 के हिसाब से 60,000, हमें टोटल 60,000 आवर्स चाहिए, क्योंकि करंटली हमारा टाइम क्या लग रहा है, ये करंट कहानी है ना भाई 1.5 पर यूनिट, और करंटली हम कितने यूनिट बना रहे हैं 40,000। इसका मतलब करंटली हमें 60,000 घंटे चाहिए हर मंथ में। एंड हाउ मेनी आवर्स आर अवेलेबल, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 250 वर्कर 200 के हिसाब से 250 वर्कर है हमारे पास। नॉर्मल मंथली आवर्स अवेलेबल 250 वर्कर्स इंटू 200 आवर्स, कितने जी 50,000। तो बाकी कहां से आएंगे ओवर टाइम 10,000। लीजिए जी, लेबर की कहानी आपकी यहां से क्लियर होती है कि आपने करंट सिस्टम के तहत 60,000 घंटे मंथली आप काम कर रहे हो, 50,000 आपके पास अवेलेबल है नॉर्मल, और 10,000 आप काम कराओगे ओवर टाइम। रेट क्वेश्चन में गिवन है, ये है नॉर्मल का रेट और ये है ओवर टाइम का प्रीमियम 75% अबव, ठीक है। तो लीजिए जनाब, लेबर कॉस्ट आपकी यहां से जो बनेगी, लेबर कॉस्ट 50,000 घंटे इंटू 42 प्लस 10,000 घंटे इंटू 42 इंटू 1.75। प्रीमियम नहीं लेना हमने रिवाइज्ड रेट प्रीमियम रेट लेना है। प्रीमियम 75% है, बट प्रीमियम रेट क्या है 175% ऑफ द नॉर्मल रेट एग्रीड। तो इसको हमने 75% से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 75% से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ प्रीमियम आएगा। हमें प्रीमियम नहीं चाहिए, हमें प्रीमियम रेट चाहिए। लेबर की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, ओवर टाइम प्रीमियम नहीं निकाल रहे हैं हम। तो लेबर की कॉस्ट जो आएगी ओवर टाइम में वो ये है। तो जनाब ये ओवर टाइम की कॉस्ट, ये नॉर्मल टाइम की कॉस्ट कितनी बनेगी लेबर कॉस्ट 2835,000। लीजिए जी, ये है लेबर कॉस्ट हमारी 2835,000। और ओवरहेड्स कितने हैं 75 पर लेबर आवर। तो लेबर आवर हमने ये निकाले हुए हैं 60,000। तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी हम यहीं पे ले लेते हैं 60,000 इंटू 75 कितने जी 45 लाख। 4.5 मिलियन टोटल कर लीजिए दोनों का 7335,000। करंट ऑप्शन के तहत आपकी कन्वर्जन कॉस्ट एक महीने की क्या है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है 40,000 यूनिट बनाने की। करंटली आप 40,000 यूनिट महीने के बना रहे हैं, तो 40,000 यूनिट बनाएंगे महीने के, तो एक महीने की कन्वर्जन कॉस्ट आपकी क्या आएगी। यह है ऑप्शन नंबर 1। करंट एग्जिस्टिंग कॉस्ट हमने वर्किंग 1, मैं यहाँ पे वर्किंग का लिख देता हूँ, एग्जिस्टिंग कॉस्ट हम वर्किंग 1 से ला रहे हैं।
एनी क्वेश्चन? अब हम ऑप्शन एग्जिस्टिंग कॉस्ट वर्किंग वन से आ गई, अब हम ऑप्शन वन पे आते हैं। इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ 72 पर यूनिट। पीस रेट सिस्टम लाओगे 72 पे तो लेबर की कॉस्ट तो बड़ी आसान है, कितनी बनेगी, कैसे आएगी लेबर की कॉस्ट? 72 इंटू यूनिट्स पर यूनिट है ना भाई, तो महीने की कितने यूनिट बना रहे हो? तो लेबर कॉस्ट तो बड़ी आसान है इसकी। हम अगर वर्किंग टू पे जाते हैं, से वर्किंग टू ऑप्शन वन के लिए बनाए, तो वर्किंग टू में लेबर कॉस्ट इज वेरी सिंपल। लेबर कॉस्ट इज सिंपली 40,000 इंटू 72 रुपीज पर यूनिट। कितना बना? 2880,000। ये लीजिए जी, लेबर कॉस्ट आ गई हमारी 2880,000। अब हमें चाहिए ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड डिपेंड करेंगे लेबर आवर्स कितने लगे, उसके हिसाब से कितना रेट है? 75। हमें अब देखने हैं लेबर आवर्स कितने लगेंगे ऑप्शन वन के तहत। करंट स्कीम के तहत हमने लेबर आवर वर्क किए थे, इसलिए कि हमें लेबर कॉस्ट निकालनी थी, हमारा रेट आवरली था। अब ऑप्शन टू में मुझे लेबर आवर लेबर कॉस्ट के लिए नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए? ओवरहेड के लिए, क्योंकि मेरी लेबर कॉस्ट तो पर यूनिट है, वो तो निकल आई है, लेकिन मेरा ओवरहेड तो पर आवर ही है ना, तो उसके लिए मुझे एक्चुअल लेबर आवर्स चाहिए कि भाई कितने आवर लगेंगे अब नई स्कीम के तहत 40,000 यूनिट बनाने पे। तो क्या नई स्कीम के तहत 40,000 यूनिट में उतना ही टाइम लगना है जितना पहले लगता था? नो। अब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ने से टाइम, पहले लग रहे थे 60,000 घंटे, अब 60,000 कम लगेंगे। अब कैसे, कितना टाइम लगेगा भाई? तो वो यहां से देखो, ये क्या है? ये सॉरी लेबर एक्चुअल, अब जरा यहां से ध्यान रखना, ये है एक्चुअल लेबर आवर पर यूनिट करंटली जो लग रहा है, और ये है करंट एफिशिएंसी, और रिवाइज एफिशिएंसी चली जानी है। तो आपको बेसिकली देखना ही है कि भाई जब मेरी एफिशिएंसी 65 से 78 पे जाएगी तो मेरा टाइम पर यूनिट कहां जाएगा? पर यूनिट कम होगा। एफिशिएंसी बढ़ रही है ना, तो टाइम कम होगा। निकाल के दिखाओ जरा, जितनी मैंने पीछे तकरीर की है, जितनी इलस्ट्रेशन कराई, उसके बाद देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। अब मेरा लेबर टाइम पर यूनिट कहां जाएगा? ये सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको कराई थी ना, इसलिए करवाई थी कि आप ये कैलकुलेशन कर पाए। तो लेट्स सी कितने बच्चे आप ये कैलकुलेशन कर पाते हैं। मुझे लेबर टाइम पर यूनिट चाहिए, जो कि पहले 1.5 था 65% एफिशिएंसी पे, अब 78% एफिशिएंसी के साथ कहां जाएगा? टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा? एफिशिएंसी बढ़ने से कम। तो तेरा कम हो रहा है क्या? दिमाग को हाजिर रखना है, पहले सोच लेना है, ताकि गलत सवाल, गलत आंसर आ जाए तो हाथ कहां पे जाए कैलकुलेटर में हमारे। एफिशिएंसी बढ़ी है तो टाइम ने कम होना है, तो आपका आंसर 1.5 से कम आना है। जी क्या क्या ऑप्शन निकल रही है जी मार्केट में? 0.3, माशाल्लाह, इतना कम भी हो सकता है क्या? तो ये भी खुदा का खौफ कर लिया करो कि 1.5 आवर लग रहे हैं, सिर्फ 13% एफिशिएंसी बढ़ने से 0.35 हो गया, 1/4 हो गया टाइम। लीजिए 0.97 की ऑप्शन है मार्केट में, एक कोई 1.305 की आवाज आ रही थी मुझे, एक 1.2 की आवाज भी है, एक 1.1 भी है। माशाल्लाह इतने कॉम्बिनेशन तो बनते नहीं है जितने आप लोगों ने बना दिए हैं। जी इनमें से इसके अलावा कोई और ऑप्शन किसी का, या अगर हम ऑप्शन वाइज डिस्कस करना चाहें, ये पहली ऑप्शन के हक में कितने वोट है? कोई है वो इसके हक में कोई वोट? इसको तो घर का वोट नहीं पड़ा, घर वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन है? चलो एक ही वोट है जिसके हक में, इसको तो काट दो शायद, फिर ये तो ठीक नहीं होगा शायद। इसके हक में कितने वोट है? इसके हक में कोई 3-4 वोट आ रहे हैं, इसको कंसिडर करना चाहिए। इसके हक में कितने वोट है? इसके हक में भी 3-4 वोट आ रहे हैं, और इसके हक में कितने वोट है? 1.17। घर का वोट तो निकले, कौन है घर का वोट?
चलो वही मुकर गया। तो इसका मतलब ये आपको रियलिस्टिक बात हो रही है। दो ऑप्शन तो बनती है ना, अभी दो, एक सही होगी शायद एक सही हो, शायद एक गलत हो इनमें से। बट लेट्स थिंक, मैंने आपको ये एक्टिविटी बेटा इसलिए करवाई थी कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ। ये आपका एक्चुअल लेबर टाइम है, ये आपका एक्चुअल लेबर टाइम है। 65% एफिशिएंसी के ऊपर लेबर काम कर रही है। इसका मतलब प्रोडक्टिव टाइम कितना है? प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ? ये एक्चुअल लेबर टाइम है ना। लेबर ने टोटल कितना टाइम लगाया? इज इट प्रोडक्टिव टाइम? द आंसर इज नो। प्रोडक्टिव टाइम वो होता है लेबर ने कितने घंटे प्रोडक्शन में काम किया, जो मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में भी कि 65% एफिशिएंसी का मतलब क्या। जैसे यहां पे मुझे इसका बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा था? 7.14। इसका मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या समझाया था कि वर्कर मुझसे 7.14 आवर की तनख्वाह ले रहा है, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ 5 घंटे देता है वो, क्योंकि वो 70% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। 7.14 आवर्स की तनख्वाह लेता है। 70% एफिशिएंसी के हिसाब से वो सिर्फ 5 घंटे ही प्रोडक्टिव काम कर पाता है। एक्चुअल टाइम 7.14, प्रोडक्टिव टाइम 5 आवर। तनख्वाह किस पे जाएगी, एक्चुअल पे या प्रोडक्टिव पे? तनख्वाह एक्चुअल पे जाती है, लेबर कॉस्ट एक्चुअल पे मेजर की जाती है। हमने लेबर कॉस्ट एक्चुअल आवर पे मेजर की थी, ठीक है, प्रोडक्टिव टाइम पे नहीं की थी। अब वही कॉन्सेप्ट इस सवाल में आपके आ रहा है। एक्चुअल टाइम 1.5 है, तो प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ इसका? 65%। करंट प्रोडक्टिव टाइम मेरा जो है, इसको जरा लेके चलो, अब यहीं पे मैं इसी बोर्ड पे लेके चलता हूं। मेरा करंट प्रोडक्टिव टाइम 1.5 का 65% कितना बना? 0.97। ये मेरा करंट प्रोडक्टिव टाइम। जैसे इस एग्जांपल में हमारा करंट प्रोडक्टिव टाइम था 5 आवर्स, जिस तरह इस एग्जांपल में हमारा करंट प्रोडक्टिव टाइम था 5 आवर्स, इधर मेरा करंट प्रोडक्टिव टाइम है 0.75। अब इस एग्जांपल में तो प्रोडक्टिव टाइम हमारा सेम रहा था, बदल गया था? बदल गया था, और एफिशिएंसी भी बदल गई थी। मतलब प्रोडक्टिव टाइम स्टैंडर्ड भी बदल गया था, एफिशिएंसी भी बदल गई थी, तो हमने रिवाइज फिगर ले ली थी। इस केस में क्या मेरा प्रोडक्टिव टाइम बदल रहा है? डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन कि प्रोडक्टिव टाइम बदल रहा है? वी हैव ओनली इंफॉर्मेशन कि एफिशिएंसी बदल गई। इसका मतलब प्रोडक्टिव टाइम सेम रहेगा, प्रोडक्टिव टाइम सेम रहेगा, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी अब? 70%। तो प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड विद एफिशिएंसी नहीं है, कितनी है? 78%, 0.78। तो यहां से आप निकाल लीजिए आपका रिवाइज्ड लेबर टाइम क्या आएगा? 1.20, 25। किसी ने भी ठीक नहीं किया था। 1.2। मेरा ख्याल था आपने जो 2 आंसर दिए उनमें से कोई एक तो ठीक होगा, लेकिन इतने लाइक लोगों को मुझे नहीं पता था। अब इसमें क्या मसला है? वो जो एग्जांपल आपको दी गई थी उसको इससे रिलेट करें तो क्या दिक्कत है इसमें? एक्चुअल लेबर टाइम और लेबर का प्रोडक्टिव टाइम, ये 2 टर्म्स आपको लास्ट वीक समझाई गई थी। वही 2 टर्म मैंने आपको आज क्लास इस साल शुरू होने से पहले एक एक्टिविटी में समझाई। एक्चुअल लेबर टाइम एंड प्रोडक्टिव लेबर टाइम में फर्क। तनख्वाह एक्चुअल लेबर टाइम की जाती है, प्रोडक्टिव लेबर टाइम कितना है ये एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो हमारा रिवाइज्ड लेबर टाइम 1.25 आवर पे जाएगा, और इसको आसान ज़बान में मैं एक फार्मूला की शक्ल देना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, करंट एक्चुअल लेबर टाइम मल्टीप्लाइड विद करंट efficiency divided with revised efficiency. This gives us
रिवाइज्ड लेबर टाइम। हमारे केस में करंट एक्चुअल लेबर टाइम 1.5 है, करंट एफिशिएंसी 65% है, रिवाइज एफिशिएंसी 78% है। दिस शुड गिव अस 1.25 आवर्स। सो रिवाइज लेबर टाइम अगर आपने लेना है तो ये एक फार्मूला आप जो मैंने 2 स्टेप यहाँ पे किए थे ना, करंट लेबर टाइम इनटू करंट एफिशिएंसी डिवाइड विद रिवाइज एफिशिएंसी, तो इसको फार्मूले की शक्ल में ऐसे भी देख सकते हैं। बट ये है मेमोराइज करने के लिए जरूर, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले समझ लीजिए, फिर जरा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसको याद भी कर लीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझे बगैर आपने याद किया तो सवाल थोड़ा सा एग्जामिनर ने ट्विस्ट किया तो आपकी बाजू मुड़ जानी, आपसे चीजें संभाली नहीं जानी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि भाई ये लॉजिक क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, इस डिस्कशन के पीछे। उस लॉजिक को फिर फार्मूला से हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? रिवाइज्ड लेबर टाइम, सिंपल मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ्स, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शन। अगर आपको याद हो मैंने शुरू में कहा था कि मैथमेटिक्स पे आपको ग्रिप चाहिए, तो ये मैथमेटिक्स ही तो है, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शन से वैल्यूज को एडजस्ट करना, लेबर टाइम को हम एडजस्ट करना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिखाया था, फिर एक ये एक्टिविटी छोटी सी करवाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया जिसमें हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो जनाब कमिंग बैक टू हियर अगेन, हमारा अब मैं अगर वेरिएबल ओवरहेड लेना चाहूँ, जरा कैलकुलेशन देखो, मैं स्मार्टली वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। वेरिएबल ओवरहेड मेरे क्या होंगे, 75 पर आवर, यही है रेट, इनटू एक्चुअल आवर्स इन दिस सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन मेरे एक्चुअल आवर्स चले जाएंगे 1.5 इंटू 65% ओवर 78%, ये पर यूनिट है, इंटू 40,000, ये मेरा एक्चुअल हो जाएगा टोटल, इंटू 75। क्या बने, खर्चा क्या बन गया, 375,000,000 लीजिए जी, ये मेरे वेरिएबल ओवरहेड आ गया 375,000,000। सम कीजिए, 6530,000,000 6630,000,000 लीजिए जी। लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड में मैंने यहाँ पे ये पर यूनिट आवर निकाले हैं, इनको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल आवर हो गए, और ये रेट पर लेबर आवर आ गया। सो हमारी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कहा जाती है इस केस में। जी बेटा, तो बेटा एक्चुअल आवर्स लिए मैंने, लेबर कॉस्ट हमारी यहाँ पे हुई पर यूनिट गई है ना भाई, लेबर कॉस्ट हमारी पर यूनिट हो गई है, यहाँ पे तो हमने आवर्स लिए ही नहीं है। 72 पर आवर, ऑप्शन 1 क्या है, 72 पर यूनिट, तो ये लेबर कॉस्ट आ गई, ये आवर्स नहीं है, ये यूनिट है। आवर्स तो हमने ये बनाए हैं कि भाई 40,000 यूनिट पे आवर्स कितने लगेंगे, ताकि हम वेरिएबल ओवरहेड निकाल सके, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड हमारे पर आवर है। हमने लेबर की वर्किंग की ही, ये आवर्स की वर्किंग की ही हमने सिर्फ इस ओवरहेड के लिए है, क्योंकि ये रेट पर आवर है। मुझे लेबर की कॉस्ट के लिए तो आवर्स की जरूरत ही नहीं थी, लेबर की कॉस्ट तो मेरी 72 पर यूनिट थी इस केस में जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ऑप्शन नंबर 3 के लिए वर्किंग 3 करनी है जी। ऑप्शन नंबर 3 एक बार फिर पढ़ लें, इतनी दूर आते आते ऑप्शन 3 हम भूल गए हैं क्या है, और ऑप्शन 3 तो है ही नहीं, ऑप्शन 2 है भाई। ऑप्शन 2 वर्किंग 3 है। Introduce a monthly group bonus plan with a guaranteed wage of 48 rupees per hour based on a standard 1.4 hours per unit of the product. The plan is expected to reduce the overtime by 60%. अगर आप ये प्लान लाएंगे तो आपका ओवरटाइम 60% से कम हो जाएगा, आपका ओवरटाइम 60% से कम हो जाएगा। कितना ओवरटाइम अब भी आपका 10,000, 60% से कम होने का मतलब कहां पे आ जाएगा, 4,000। इसका मतलब एक्चुअल आवर्स आपके आ जाएंगे
4,000 ओवर टाइम है तो रेगुलर 50,000, 54,000। ठीक है जी। तो अब हम जरा वर्किंग थ्री में इसकी यहीं पे बनाता हूँ, इसकी वर्किंग थ्री में इधर ही बना लेता हूँ। हमारे एक्चुअल लेबर आवर्स जो आ जाएंगे अब इस केस में ऑप्शन नंबर 2 के तहत 50,000 नॉर्मल आवर्स प्लस ओवर टाइम हमारा विल रिड्यूस बाय 60%, मतलब वो 40% पे रह जाएगा। इसका मतलब हमारे एक्चुअल आवर्स हो जाएंगे 54,000। लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि गारंटीड वेज देनी है आपने। कितनी गारंटीड वेज है? 48 पर आवर, लेकिन 1.4 आवर्स पर यूनिट। ये दो गारंटियां जी, एक है आवर की गारंटी और दूसरी है रेट की गारंटी। तो इसके मुताबिक हमारे जो गारंटीड आवर्स बनते हैं वो कितने हैं? 40,000 यूनिट्स पे 1.4 के हिसाब से कितने बने? 50। ये गारंटीड आवर्स हैं। भाई आप काम जितने मर्जी घंटे में करो, आप काम बेशक 50 घंटों में कर लो, 50,000 घंटों में कर लो काम, हमने तनख्वाह आपको देनी है 56,000 गारंटीड। अब इस केस में लेबर काम करेगी 54,000 घंटे में, बट हमने गारंटीड वेज देनी है 56,000 घंटे की। गारंटीड वेज 56,000 घंटे की देनी है और रेट क्या है? 48 मल्टीप्लाई कर दो तो लेबर कॉस्ट आपकी आ गई 28। लीजिए जी, ये हमारी लेबर कॉस्ट आ गई। ऑप्शन 2 के तहत हमारी लेबर कॉस्ट क्या बनेगी? हमने देखा एक्चुअल आवर्स हमारे लगे हैं 54,000 और हमने देखा, हमने तो वर्कर को कहा गारंटीड हमने 1.4 आवर पर यूनिट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, 1.4 आवर पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करनी है और रेट होगा 48। सो 56,000 इंटू 48, ये आपको गारंटीड पेमेंट है 40,000 यूनिट्स की। आप 54,000 घंटे लगाओ, आप 50 लगाओ, आप 48 लगाओ, आपको पेमेंट होनी है 56,000 घंटे की। तो ये तो होगी जी लेबर कॉस्ट। अब आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड पे। हमारे वेरिएबल ओवरहेड अब वो 54 पे कैलकुलेट होने चाहिए, 56 पे होने चाहिए? 56 पे होनी चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब बिजली, तो बिजली तो एक्चुअल जितने मशीन चली है, जितने घंटे उन पे लगनी है ना। सैलरी तो हमने उसको 56,000 घंटे के हिसाब से दे दी क्योंकि ये गारंटीड है, बट बिजली तो इस्तेमाल होगी मशीन जितने घंटे चली, तो वो तो एक्चुअल आवर्स पे इस्तेमाल होगी। तो जनाब वेरिएबल ओवरहेड हमारे रहेंगे 75 रुपीज इंटू 54,000 के हिसाब से कितने जी? 40,50,000। लीजिए जी, ये हमारी कहानी आ गई लेबर की एंड वेरिएबल ओवरहेड्स की। इसको भी यहाँ फीड करते हैं। ये है जी, एक होगी 26,880,000 और ये होगी जी 40,50,000 टोटल कितना हो गया? 10 कम है या ज्यादा है? कहाँ कम है? बस यहाँ पे 8 है। एक तो ज्यादा कहते हैं ना इसको। अच्छा, एक 8 ज्यादा था, 0 कम ज्यादा का मसला नहीं। 688 एक 0 ज्यादा है जी। 26,880,000 सम कीजिए 67,000। तो जी बेस्ट ऑप्शन कौन सी हुई फिर, जहां पे कन्वर्जन कॉस्ट सबसे कम? ऑप्शन 1। हम ऑप्शन 1 को कहेंगे जी ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हियर वी हैव द लीस्ट कन्वर्जन कॉस्ट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मैं आपको लेबर के ऊपर 2 एक्टिविटीज और आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। एक मैं इस एक्टिविटी को मॉडिफाई करूंगा। एक इस एक्टिविटी को मॉडिफाई करता हूं मैं पहले और फिर मैं आपसे एक और एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी क्वेश्चन 4 के रेफरेंस से है जिसमें आपको प्रोडक्टिव टाइम दिया जा रहा है और प्रोडक्टिव टाइम से आपको लेबर कॉस्ट निकालने को कहा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्चुअल टाइम से लेबर कॉस्ट निकालने को कहा जा रहा था।
ठीक है, तो मैं दोनों एक्टिविटीज, एक प्रोडक्टिव टाइम की दोबारा आपसे काम करवाता हूँ, फिर एक एक्चुअल टाइम के रेफरेंस से एक एक्टिविटी बनाता हूँ। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम लेट्स अज्यूम 2.5 है, करंट एफिशिएंसी 60% है, रिवाइज प्रोडक्टिव टाइम चला जाता है आपका से 2.25 पे, और रिवाइज एफिशिएंसी चली जाती है आपकी 75% पे। आपकी अगर लेबर का रेट है 150 पर आवर, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताइए करंट एंड रिवाइज सिनेरियो में। ये जी आपके पास एक केस बन गया। तसल्ली से फॉलो कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। प्रोडक्टिव टाइम है, लेबर कॉस्ट एक्चुअल टाइम पे दी जाती है। करंट एक्चुअल टाइम निकालिए, उसको रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, करंट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। रिवाइज्ड सिचुएशन में रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम निकालिए। प्रोडक्टिव टाइम गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है। प्रोडक्टिव टाइम और एफिशिएंसी को यूज करके आप प्रोडक्टिव टाइम बना सकते हैं। और पीछे जो सवाल हमने क्वेश्चन में 4-5 कंप्लीट किया, उसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को पूछना चाहते हैं तो पूछिए। लेबर कॉस्ट मेजर करनी है तो लेबर कॉस्ट प्रोडक्टिव टाइम पे मेजर नहीं होती, लेबर कॉस्ट एक्चुअल टाइम पे मेजर होती है। प्रोडक्टिव टाइम 2.5 है, एक्चुअल एफिशिएंसी 60% है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम का 60% प्रोडक्टिव टाइम है। एक्चुअल टाइम का 60% प्रोडक्टिव टाइम है, ये मतलब समझ लीजिए। जो प्रोडक्टिव टाइम आपका आ रहा है, हम यहां से मैं मजीद चले सिंप्लीफाई कर दूं आपकी आसानी के लिए। प्रोडक्टिव टाइम जो होता है, इट इज एक्चुअल टाइम इनटू एफिशिएंसी रेट। ये आपका एक्चुअल टाइम की कहानी है। तो इसके मुताबिक, और लेबर की जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअल टाइम पे मेजर की जाती है ना भाई, प्रोडक्टिव टाइम पे तो नहीं होती। तो हमें प्रोडक्टिव टाइम गिवन था, उसके साथ मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूं तो मेरा जो एक्चुअल टाइम बनता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्टिव टाइम ओवर एफिशिएंसी रेट। अब करंट लेवल पे देख लो, करंट मेरा प्रोडक्टिव टाइम है 2.5, एफिशिएंसी रेट है 60%, ये मेरा एक्चुअल टाइम आ गया, इनटू रेट मेरा 150 है। रिवाइज सिचुएशन देखनी है, मेरा रिवाइज्ड प्रोडक्टिव टाइम है 2.25, मेरी रिवाइज एफिशिएंसी है 75%, रेट हमारा वही 150 का 150 ही है जी। लेबर कॉस्ट करंट क्या बनी? 625, रिवाइज 450। लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी क्या आती है दोनों केसेस में जी। एनी क्वेश्चन? प्रोडक्टिव टाइम और एक्चुअल टाइम का रिलेशनशिप क्या है, यहां से आपको समझाया। अच्छा, अब अगर मैं एक और एक्टिविटी यहाँ पे बनाऊं करंट सवाल के रेफरेंस से, और इसमें मैं आपको कहता हूं जी, करंट एक्चुअल टाइम जो मेरा है वो 4 आवर्स है, और करंट एफिशिएंसी जो है वो मेरी से 70% है, और मेरा जो लेबर रेट है वो 200 रुपीज पर आवर है। ये हमारा करंट डाटा हमें दे दिया गया, और रिक्वायर्ड क्या है? लेबर कॉस्ट पर यूनिट
if efficiency is improved to लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताइए अगर एफिशिएंसी आपकी 90% में चली जाए। $622 देख लेते हैं जी अभी। मुझसे मांगी तो नहीं गई, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं यहां पे करंट लेबर कॉस्ट, तो वो क्या है? करंट लेबर कॉस्ट क्या है? इट इज 800 पर यूनिट। रिवाइज लेबर कॉस्ट लेनी है तो उसके लिए मुझे रिवाइज लेबर आवर्स चाहिए, जो कि हमने अभी इक्वेशन छोटी सी मैंने बना के दे दी थी आपको। करंट लेबर आवर्स इनटू करंट एफिशिएंसी डिवाइड विद रिवाइज एफिशिएंसी, ये मेरा रिवाइज लेबर आवर पर यूनिट आ गया, इनटू 200। क्या वैल्यू दे रहे हो आप? 622। ठीक है जी वैल्यू। करंट एक्चुअल टाइम को लेके रिवाइज एक्चुअल टाइम हमने निकाल लिया। अगर एफिशिएंसी बदल रही है, एफिशिएंसी कम भी हो सकती है, एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, ये ज्यादा होने का केस है। हमें कभी ये भी कहा जा सकता है एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फॉर्मूला यही रहेगा, करंट एक्चुअल टाइम इनटू करंट एफिशिएंसी डिवाइड विद रिवाइज एफिशिएंसी। दिस विल गिव यू रिवाइज्ड लेबर टाइम पर यूनिट। रिवाइज्ड लेबर टाइम पर यूनिट आ गया, इनटू रेट मल्टीप्लाई करो, रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट आ गई। सो आपको प्रोडक्टिव टाइम के हिसाब से वर्किंग कहा जाए वो भी आपको आनी चाहिए, आपको एक्चुअल टाइम के हिसाब से वर्किंग कहा जाए वो भी आना चाहिए। कभी एग्जामिनर कहेगा प्रोडक्टिव टाइम ये है, इसमें एफिशिएंसी एडजस्ट हो गई है, कभी कहेगा एक्चुअल टाइम ये है, इसमें एफिशिएंसी रिवाइज हो गई है। तो जो भी केस दिया जाए, हमें पता है प्रोडक्टिव टाइम सिंपली एक्चुअल टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो हमें एक्चुअल टाइम दिया जाए या प्रोडक्टिव टाइम दिया जाए, हम दोनों केसेस से एफिशिएंसी एडजस्ट करके लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेबर कॉस्ट हमेशा एक्चुअल टाइम पे मेजर की जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। लेबर कॉस्ट हमेशा एक्चुअल टाइम पे मेजर की जाती है, प्रोडक्टिव टाइम पे मेजर नहीं की जाती। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल हम एक क्वेश्चन वाला इस चैप्टर का रह गया है, उस क्वेश्चन को